मित्रों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस वीडियो में। इससे पहले हम लोग रूल्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ चुके हैं। कन्वर्सन सीख लिया, ऑब्वर्सन सीख लिया। कन्वर्सन से संबंधित इस प्रश्न का भी जवाब हमने दे दिया कि सिंपल कन्वर्सन किसे कहते हैं, नॉन सिंपल कन्वर्सन किसे कहते हैं। विभिन्न प्रयोग हमने देखा, कन्वर्सन से ऑब्वर्सन, ऑब्वर्सन से कन्वर्सन, वो सब कैसे किया जाता है। हालांकि किताब में ये चैप्टर जो हम बता रहे हैं पहले ही दिया जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बच्चे समझ के अनुसार आगे बढ़े। धीरे धीरे जैसे हमने इसको समझा है उसी क्रम में हम समझाने का प्रयास करते हैं। इसे समझने में थोड़ा सा सुविधा होता है। एक एक तर्क वाक्यों का संरचना अब तक आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तर्क वाक्यों की संरचना समझने पर ही अगला चैप्टर ये निर्भर करता है। इसका नाम है ऑपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन, तर्क वाक्यों का विरोध। तो जैसा कि हम लोग देखे हैं कि हमारे पास 4 प्रकार के सरल तर्क वाक्य हैं। इन सरल तर्क वाक्यों में अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम रहता है, लेकिन क्वालिटी का क्वांटिटी का अथवा क्वालिटी क्वांटिटी दोनों का अगर अंतर आ जाए तो इन दोनों का संबंध जो उत्पन्न होता है, इस संबंध को वचनों का या तर्क वाक्यों का विरोधाभास कहते हैं। डिफिनेशन हमने लिखा है, अंग्रेजी में भी बता देते हैं। 2 categorical propositions having the same subject and predicate but differing either in quality or in quantity or both in quality and quantity at the same time. The relation between these 2 propositions may be regarded as opposition of proposition. यह एक प्रकार का अमाध्यम अनुमान है। अमाध्यम का मतलब जैसा हम बताएं कि जहाँ एक प्रीमाइस से कंक्लूजन आ जाता है उसको हम लोग इमीडिएट इन्फरेंस कहते हैं। तो यह भी एक प्रकार का इमीडिएट इन्फरेंस है। इसमें होता ऐसा है कि किसी एक तर्क वाक्य का अगर सत्यता मिथ्यता मुझे पता है, ज्ञात है, तो उसके अनुरूप का मतलब उसी प्रकार के सब्जेक्ट को प्रेडिकेट देकर बनने वाले अन्य प्रोपोजिशंस, अनुरूप माने उसी के जैसा रूप वाला। क्वालिटी एंड क्वांटिटी का अंतर आ जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम रहने से हम लोग कह सकते हैं कि सिमिलर, या अच्छा टर्म है इसका इंग्लिश में कॉरेस्पॉन्डिंग। तो अनुरूप तर्क वाक्यों की सत्यता मिथ्यता हम लोग निर्णय कर पाते हैं। देखते हैं आगे, चलिए देखते हैं डिफिनीशन। तर्क वाक्यों का विरोध, ऑपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशंस। ये मेरा मोबाइल नंबर दिया है, अगर किसी को कोई संदेह हो तो बात कर सकते हैं। 9832291855। देखिए डिफिनीशन को। 2 सरल तर्क वाक्य, सरल का मतलब समझ में आ रहा है आपके पास, ए ई आई ओ, ये जो 4 प्रकार के सरल तर्क वाक्य हो गए। तो इनमें से कोई 2 सरल तर्क वाक्यों में जब एक समान उद्देश्य और विधेय पद हो, परंतु दोनों के गुण परिमाण अथवा गुण और परिमाण दोनों का अंतर हो, तो उन दोनों तर्क वाक्यों के संबंध को तर्क वाक्यों का विरोध कहते हैं। यह एक प्रकार का अमाध्यम अनुमान है जिसमें हम किसी एक तर्क वाक्य के सत्यता अथवा मिथ्यत्व, ट्रूथ और फॉल्सहुड, ये क्या कहलाता है, ट्रूथ और फॉल्सहुड के आधार पर अनुरूप का मतलब हमने कहा एक ही जैसा सब्जेक्ट प्रेडिकेट डालकर अन्य तर्क वाक्य, अनुरूप अन्य तर्क वाक्यों की सत्यता मिथ्यत्व का अनुमान करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि ए प्रोपोजिशन कहता है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, MORTL मॉर्टल, ठीक है ना, कि सभी मनुष्य मरणशील है। और एक ई तर्क वाक्य कहेगा, यहाँ पर ई है तो नो रहेगा, आर रहेगा, मैन सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम रहना चाहिए, यानी कि मैन मॉर्टल। अब दोनों का अर्थ ज़रा देख लीजिए। ये कह रहा है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी मनुष्य मरणशील है, यानी जितने मनुष्य हैं कोई अमर नहीं है, सब मरने वाला है। और ये कह रहा है कि नो मैन आर मॉर्टल, कोई भी मनुष्य मरणशील नहीं है। यानी अगर इसको हम सत्य मान लेते हैं कि ये सत्य है कि सभी मनुष्य मरणशील होते हैं,
तो ई तर्क वाक्य कभी सत्य नहीं हो सकता, ये फॉल्स होने के लिए बाध्य है। अर्थ समझिए, ये कह रहा है सभी मनुष्य मरणशील है, यानी आज तक जितने मनुष्य हुए हैं या भविष्य में भी जितने मनुष्य होंगे सभी मनुष्य मरणशील है, सब में मरणशीलता नामक गुण पाया जाता है। ये कह रहा है कि नो मैन आर मॉर्टल, कोई मनुष्य मरणशील नहीं है। मतलब अब तक जितने आदमी हैं सभी के बारे में कहा जा सकता है कि उसमें से कोई भी मरणशील नहीं था, नहीं है और नहीं होगा। नो मैन आर मॉर्टल का ये मतलब होता है। समझ में आ गया होगा आप लोग को कि अगर एक सत्य है तो दूसरा मिथ्या, यहाँ हम समझ रहे हैं। इस प्रकार आप लोगों के पास 4 तर्क वाक्य हैं, ए, ई, आई, ओ, 4 तर्क वाक्य हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो आप इनमें से ए ई को ले लीजिए, या ई आई को ले लीजिए, या आई ओ को ले लीजिए, या ए ओ को ले लीजिए, या ई आई को ले लीजिए। कोई भी 2 तर्क वाक्य उठाइए, कोई भी 2 तर्क वाक्य जिसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो। तो क्वालिटी और क्वांटिटी इन दोनों में अंतर है। जैसे क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर है, ये हो गया आपका क्वांटिटी का अंतर। यहाँ पर नेगेशन ई प्रोपोजिशन है तो नॉट भी आ जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों में किस चीज़ का अंतर है। दोनों का क्वालिटी तो सेम, क्वांटिटी तो सेम है कि दोनों यूनिवर्सल है, लेकिन दोनों का क्वांटिटी में अंतर है। तो ए और ई में हम लोग देखें, क्या देखें कि केवल क्वालिटी का अंतर होता है, दोनों ही यूनिवर्सल है तो क्वांटिटी सेम है। या फिर अगर आई और ओ को ले लेते हैं तो यहाँ पर भी देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है कि दोनों पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, ये पर्टिकुलर नेगेटिव है। तो दोनों ही पर्टिकुलर है, यानी क्वांटिटी दोनों का बराबर है, क्वालिटी में दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, आई और ओ में। इसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ये, तो हम लोग देखें यहाँ पर कि ए और ई या आई और ओ इन दोनों में केवल क्वालिटी का अंतर है, क्वांटिटी का भी अंतर हो सकता है। जैसे अगर हम मान लिए कि ए और आई लेते हैं, ए और आई में किस चीज़ का अंतर है, बोथ आर अफर्मेटिव, एक यूनिवर्सल है दूसरा पर्टिकुलर है। या ई और ओ को अगर हम ले लेते हैं तो ई और ओ ये दोनों ही नेगेटिव है, एक यूनिवर्सल है एक पर्टिकुलर है, ठीक ना। या फिर अगर ऐसे लेते हैं, एक तो ए है दूसरा ओ है, तो इन दोनों में किस चीज़ का अंतर आ रहा है, तो एक ही साथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों का अंतर आ रहा है। ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव है और ये पर्टिकुलर नेगेटिव है। ई और आई में भी लेते हैं तो भी वही बात आता है, यह है यूनिवर्सल नेगेटिव, यह है पर्टिकुलर अफर्मेटिव, तो एक ही साथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों का अंतर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि कोई भी 4 प्रकार के तर्क वाक्य हैं मेरे पास, ए ई आई ओ, इन चारों में से कोई 2 का एक जोड़ा उठाते हैं, कोई 2 का जोड़ा उठाते हैं, या तो ए ई को ले ले, या तो ई आई को ले ले, या आई ओ को ले ले, कोई भी 2 को जोड़ा कर लेते हैं चारों में से। तो उन दोनों में ऐसा संबंध बन जाता है, अगर दोनों का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम रह गया हो, तो दोनों में अगर सेम सब्जेक्ट प्रेडिकेट रहेगा तो उन दोनों में एक अजीब सा विरोधाभास उत्पन्न होता है। विरोधाभास का मतलब एक सत्य होगा तो दूसरा मिथ्या होगा, आमतौर पर ऐसा होता है, ठीक ना। तो इसके आधार पर हम लोग प्रश्न इसी प्रकार से आता है, व्हाट इज अपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन, व्हाट आर इट्स वेरियस काइंड्स। तो हम लोग इसका प्रकार पर आएंगे, टाइप्स या काइंड्स पर आएंगे नेक्स्ट में। ये बाकी डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं, छोड़ देते हैं इसको। समझ में आ गया होगा आप लोग को। टाइप्स, TYPES, टाइप्स और काइंड्स, ये 4 प्रकार के होते हैं अपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन। 1 2 3 4 देखते हैं 4 प्रकार का। देखते हैं परिभाषा में एक बार आते हैं हम। परिभाषा में हमने कहा कि जब एक समान उद्देश्य और विधेय पद हो परंतु दोनों के गुण में, एक नंबर हो गया गुण का अंतर होगा तो एक प्रकार का आ जाएगा। परिमाण में, ये हो गया परिमाण में, अथवा गुण और परिमाण दोनों में, ये हो गया तीसरा प्रकार। हो सकता है कि दोनों में गुण में अंतर हो, दोनों का परिमाण में अंतर हो, अथवा गुण और परिमाण दोनों का अंतर हो। ठीक है, तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि 3 प्रकार का अपोजिशन और प्रोपोजिशन हो सकता था कि 2 प्रोपोजिशन में केवल क्वालिटी का अंतर, गुण का अंतर हो सकता है दोनों में केवल परिमाण का अंतर, या हो सकता है गुण और परिमाण दोनों का अंतर। एक्चुअली ये गुण के अनुसार जो अंतर है इसको हम लोग 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, आते हैं, पहले नाम लिख ले 4 प्रकार का।
पहला है, हिंदी लिख लेते हैं पहले, ब्रैकेट में अंग्रेजी देंगे। विपरीत में विपरीत विरोध, अनुविपरीत विरोध। तीसरा है असम विरोध। चौथा है विरुद्ध विरोध, विरुद्ध विरोध। अंग्रेजी में कहते हैं इसको कॉन्ट्रैरी, CONTRARY, कॉन्ट्रैरी। दूसरा है सब कॉन्ट्रैरी, SUBCONTRARY, सब कॉन्ट्रैरी। तीसरा है सब अल्टरनेशन, SUBALTERN, सब अल्टर्न। चौथा है कॉन्ट्राडिक्टरी, CONTRADICTORY, कॉन्ट्राडिक्टरी। इसको कॉन्ट्राडिक्टरी ऑपोजिशन कह सकते हैं या कॉन्ट्राडिक्शन कह सकते हैं, सब अल्टर्न या सब अल्टरनेटिव ऑपोजिशन कह सकते हैं या सब अल्टर्न कह सकते हैं, सब कॉन्ट्ररी ऑपोजिशन या कॉन्ट्ररी ऑपोजिशन। ठीक है, 4 प्रकार के हो गए। तो एक्चुअली गुण के अनुसार जो है, गुण के अनुसार वाला को 2 भागों में बांट दिया गया है। ये दोनों गुण के अनुसार है। ये है असम विरोध, ये परिमाण। ये आता है विरुद्ध विरोध, यहाँ पर गुण और परिमाण दोनों का, गुण प्लस परिमाण, गुण और परिमाण दोनों का विरोध। ये विपरीत विरोध जो है यहाँ पर हम लोग देखे जा रहा कि जब यूनिवर्सल में हो, यूनिवर्सल में क्वालिटी का अंतर हो, गुण का तो अंतर होगा, जब यूनिवर्सल में होता है तो वो कॉन्ट्ररी कहलाता है। अब यही गुण का अंतर जब पर्टिकुलर में होता है तो वो सब कॉन्ट्ररी कहलाता है। ठीक है, परिमाण का अंतर इसमें हम लोग देख ही रहे हैं कि क्वालिटी दोनों का सेम रहेगा, क्वांटिटी में डिफरेंस आएगा और उसके साथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों का डिफरेंस होगा, तो ये होगा विरुद्ध विरोध। ठीक है, इसको हम लोग एक टेबल के सहारे याद रखते हैं। उस टेबल को हम लोग यहीं पर कर लेते हैं, जितना संक्षेप में हो सके हम लोग चल रहे हैं, परिभाषा सबका बता सकेंगे आप एकदम आराम से। कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी, सब अल्टर्न, कॉन्ट्राडिक्टरी, जरा समझ ले, इस टेबल के आधार पे इनके परिभाषा को हम याद रख सकते हैं। जरा समझाने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए, विपरीत विरोध का परिभाषा हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जब दो यूनिवर्सल प्रोपोजिशनों में केवल गुण का अंतर हो तो ऐसे विरोध विपरीत विरोध कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हो गया आपका, किसके साथ विपरीत विरोध है, तो ए और ई में कॉन्ट्ररी है ना, ए एंड ई। अनुविपरीत, यही जब तो यूनिवर्सल में क्वालिटी का अंतर होता है तो वो कॉन्ट्ररी कहलाता है। जब तो पर्टिकुलर में
जब दो पर्टिकुलर में गुण का अंतर हो, जब दो पर्टिकुलर प्रोपोजिशनों में गुण का अंतर हो, क्वालिटी का अंतर हो, यानी एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव, तो हो जाता है वो सब कॉन्ट्ररी। ये है देखिए यहाँ पर सब कॉन्ट्ररी आई और ओ में है, आई के साथ ओ का जो अंतर होता है, आई एंड ओ। इसलिए असम विरोध, असम विरोध में क्या कहते हैं, केवल परिमाण का अंतर होता है, केवल परिमाण का अंतर। जैसे हम लोग कह सकते हैं, देखिए इधर यहाँ पर ए के साथ आई का, ए का नाम क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, आई का नाम क्या है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। दैट मीन्स बोथ आर अफर्मेटिव, एक यूनिवर्सल है दूसरा पर्टिकुलर है, दोनों ही अफर्मेटिव है, दोनों ही अफर्मेटिव है, एक यूनिवर्सल है एक पर्टिकुलर है, यानी क्वांटिटी का अंतर हो गया, परिमाण का अंतर है। तो कह सकते हैं हम लोग ए के साथ आई का संबंध होता है, और देखिए ई के साथ ओ का भी संबंध सबल्टर्न बना है। ए है आपका यूनिवर्सल नेगेटिव, यह है पर्टिकुलर नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव, एक यूनिवर्सल है एक पर्टिकुलर है, यानी मात्रा का अंतर है। एक कह रहा है जैसे ए एंड आई में जब रह रहा है, ये कहता है कि सभी मनुष्य स्वार्थी है, ए कह दिया सभी मनुष्य स्वार्थी है, आई कहेगा सब कुछ मनुष्य स्वार्थी है। तो सब और कुछ का अंतर आ गया, मात्रा का अंतर, सब और कुछ, मात्रा का अंतर आ गया। यहाँ पर हो गया आपका ई के साथ ओ का रिलेशन। चौथा आता है विरुद्ध विरोध, एक ही साथ गुण और परिमाण दोनों का अंतर। जैसे ए के साथ ओ, ए है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ओ है पर्टिकुलर नेगेटिव, यानी बोथ डिफरेंस इन बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक ना। यूनिवर्सल अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, ठीक ना। ई के साथ आई का, ये यूनिवर्सल नेगेटिव, यूनिवर्सल है नेगेटिव है, यूनिवर्सल का ऑपोजिट पर्टिकुलर है, ये नेगेटिव है, इसका ऑपोजिट अफर्मेटिव है, यानी ये दोनों ही रिलेशन ए के साथ ओ का अथवा ई के साथ आई का, ये दोनों ही हो गया मेरा कॉन्ट्राडिक्टरी ऑपोजिशन के उदाहरण। यही ये चार प्रकार के विरोध एग्जाम यही पूछता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय ऑपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन, व्हाट आर इट्स वेरियस काइंड्स, या कभी कभार ऐसा भी कहता है कि व्हाट आर इट्स वेरियस काइंड्स, एक्सप्लेन देम फुल्ली। अगर सबका वर्णन करना है विस्तृत रूप से, तो केवल ये टेबल को अगर हम अच्छे से याद रख लेते हैं तो हम सारा एक डिफिनीशन बना सकते हैं, अपने से लिख सकते हैं। अगर किताब हो, किताब में देख लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये बोला हम मानना चाहते हैं कि विपरीत विरोध के बारे में बताएंगे, कैसे बताएंगे विपरीत विरोध। ऑपोजिशन चार प्रकार के हैं, ये तो बता दिए कि वचनों के विरोध चार प्रकार के हैं, 1 2 3 4 करके बता दिए। अब विपरीत विरोध के बारे में बात करना है, तो विपरीत विरोध के बारे में हम लोग कहेंगे कि जब दो यूनिवर्सल प्रोपोजिशनों में गुण का अंतर हो, यानी कि अफर्मेटिव दूसरा नेगेटिव हो, तो इन दोनों वचनों के संबंध को विपरीत विरोध कहते हैं, कॉन्ट्ररी ऑपोजिशन कहेंगे हम लोग उसको। जैसे ए और ई दे सकते हैं एग्जाम्पल, ऑल मैनर मॉडल, नो मैनर मॉडल, ये वाला जो उदाहरण हमने ले लिया, ऑल मैनर मॉडल, नो मैनर मॉडल, तो ये वाला हो गया कॉन्ट्ररी का उदाहरण, कॉन्ट्ररी, ठीक था, कॉन्ट्ररी ऑपोजिशन। अब सब कॉन्ट्ररी का अगर कहने का है तो वही हम लोग कहेंगे कि जब दो सरल तर्क वाक्यों में, सरल तर्क वाक्य में चार प्रकार के तर्क वाक्य है ना, ए आई ओ, यहाँ कंपाउंड के बारे में कोई बात नहीं हो रहा है, कंपाउंड में हिपोथेटिकल डिसजंक्टिव है, वो सब के बारे में कोई बात नहीं हो रहा है, केवल सरल तर्क वाक्यों के बारे में बात हो रहा है, ए आई ओ के बारे में कह रहा है। तो जब दो सरल तर्क वाक्यों में, जब दो पर्टिकुलर तर्क वाक्यों में, पर्टिकुलर का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं उसको, अंशव्यापी, जब दो अंशव्यापी तर्क वाक्यों में गुण का अंतर हो, तो इन दोनों तर्क वाक्यों के संबंध को अनुविपरीत विरोध कहते हैं। जैसा कि सम मैनर सेल्फिश, सम मैनर नॉट सेल्फिश, एक आई का उदाहरण ले लिया हमने, एक ओ का उदाहरण ले लिया हमने, ठीक ना। इसी प्रकार असम विरोध को कहेंगे हम लोग इसी प्रकार से कि जब दो तर्क वाक्यों में केवल परिमाण का अंतर हो, गुण का कोई अंतर ना हो, परिमाण का अंतर हो, तो इन तर्क वाक्यों के संबंध को असम विरोध कहते हैं। असम का मतलब सम ना होना, बराबर ना होना, यानी कि मात्रा में अंतर, एक कुछ के बारे में कहेगा, एक सब के बारे में कहेगा, असम, ठीक ना। असम का मतलब समान ना होना, समान ना होने का मतलब परिमाण को द्योतक है, क्वांटिटी को बता रहा है, तो सबअल्टर्न ऑपोजिशन कहलाता है। जैसे ए के साथ आई का संबंध, ए कहेगा ऑल मैनर मॉडल, ये कहेगा सम मैनर मॉडल, ई कहेगा तुम्हारा नो मैनर सेल्फिश, ओ कहेगा सम मैनर नॉट सेल्फिश। तो एक सब के बारे में कहा, कुछ के बारे में कहा, मात्रा का अंतर हो गया, सबअल्टर्न ऑपोजिशन। विरुद्ध विरोध में एक ही साथ गुण और परिमाण दोनों का अंतर हो जाता है, ठीक है। जो हम कहेंगे दिए गए दो तर्क वाक्यों में, दिए गए दो सरल तर्क वाक्यों में जब एक ही जैसा उद्देश्य विधेय पद हो, परंतु दोनों के गुण और परिमाण दोनों का अंतर हो, तो उन तर्क वाक्यों के संबंध को विरुद्ध विरोध कहेंगे।
जैसे ए के साथ ओ का संबंध या ई के साथ आई का संबंध। उदाहरण दे देंगे, ऑल मैन आर मॉर्टल, ये कहेगा सम मैन आर नॉट मॉर्टल। बस ये हो गया ऑपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन, हमने समझ लिया इसको। अगर अच्छा से परिभाषा को समझ लेते हैं, बस ये चार्ट को ड्रॉ करना बहुत आसान है। आप लोग देख रहे हैं, एक चतुष्कोण हमने बनाया, कोना कोनी भी बना लिया, इसका डायगोनल भी बना लिया, विकर्ण कहते हैं इसको, विकर्ण दोनों को बना लिया। अब देखते हैं कि ऊपर में ए और ई, नीचे में आई और ओ लिख लिया। दोनों यूनिवर्सल ऊपर, दोनों पर्टिकुलर नीचे, ठीक ना। दाएं ओर दोनों नेगेटिव रह गया, बाएं ओर दोनों एफर्मेटिव रह गया। ऊपर यूनिवर्सल, नीचे पर्टिकुलर, दाएं ओर नेगेटिव, बाएं ओर अफर्मेटिव। बस यही है, ये हमने बना लिया। ऊपर कॉन्ट्ररी, नीचे, हम लोग इसको याद रखने के लिए श्लोक बताते हैं बच्चों को। ऊपर यदि कॉन्ट्ररी है तो नीचे सब कॉन्ट्ररी, आजू बाजू सब अल्टरनेशन, कोना कोनी कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसे याद कर लीजिएगा। ऊपर कॉन्ट्ररी तो नीचे सब कॉन्ट्ररी, आजू बाजू सब अल्टरनेशन, कोना कोनी कॉन्ट्राडिक्शन। इधर आजू बाजू में तो आसपास सब अल्टरनेशन, कोना कोनी कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक ना। अब ये रहा, दूसरा पार्ट में आते हैं हम लोग कि यह एक प्रकार का मध्यम अनुमान है जिसमें हम किसी एक तर्क वाक्य के सत्यता अथवा मिथ्यत्व के आधार पर अनुरूप अन्य तर्क वाक्यों की सत्यता मिथ्यत्व का अनुमान करते हैं, ठीक ना। अनुमान करते हैं, ये अनुमान हम कैसे करेंगे? जैसे ये तो आसान था कि ऑल मैन आर मॉर्टल, इससे हमने नो मैन आर मॉर्टल बनाया तो ये हो गया। लेकिन हम क्या हमेशा इसी प्रकार से आसानी से कर सकते हैं? हर विरोध में क्या इतना अच्छा से अनुमान कर लेना संभव होता है? अगर ये आई रहेगा यहाँ पर, सम मैन आर मॉर्टल हो जाएगा। तो ए और आई, अगर ए सत्य है तो आई सत्य होगा, लेकिन आई अगर सत्य है तो ए भी सत्य होगा, इसका गारंटी नहीं ले सकते हम लोग। तो कब क्या कैसे अनुमान करें, इसके लिए एक टेबल और हमें याद रखना पड़ता है। उस टेबल को हम लोग फिर से बताते हैं। तो देखिए कैसे प्रश्न दिए जाते हैं आमतौर पे। यह एक साधारण है, बोर्ड पर हमने लिखा है, दिखा रहे हैं। हमने कहा था कि ऑपोजिशन और प्रोपोजिशन एक प्रकार का ऐसा अनुमान है, मतलब कोई एक तर्क वाक्य का सत्यता और मिथ्यता, 4 ही तो तर्क वाक्य हैं, तो ये एक का सत्यता मिथ्यता अगर मुझे पता हो तो इसके अनुरूप, मतलब वही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से बनने वाले अन्य जो वचन होंगे, तर्क वाक्य होंगे, उसके सत्यता मिथ्यता का हम लोग अनुमान कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आमतौर पे देता है ऐसा, देखिए प्रश्न को देखिए यहाँ पर, इफ ए इज ट्रू, अगर ए तर्क वाक्य सत्य है तो बताइए ई क्या होगा, आई क्या होगा, ओ क्या होगा। सेम चीज सब में दिया है, ए ई आई ये तीनों का ट्रूथफुल अगर पता है हमको तो बाकी क्या होगा इससे अनुमान बनने वाला। और आई और ओ इन दोनों का फॉल्स होने पर क्या हम बताएंगे, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ये बता सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस प्रश्न को, यही प्रश्न को घुमा फिरा के ढेर प्रकार से दिया जा सकता है। कह सकता है इस प्रकार से, इफ एन ए प्रोपोजिशन इज ट्रू देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग ई आई एंड ओ प्रोपोजिशन। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब अनुरूप, कॉरेस्पॉन्डिंग शब्द का इस्तेमाल कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। हमने कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब बता दिया था। अनुरूप, अनुरूप का मतलब वही सब्जेक्ट प्रेडिकेट से बनने वाले अन्य वचन या अन्य तर्क वाक्य। देखते हैं हम लोग, अगर ऐसा प्रश्न रहे तो इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले जो करेंगे वह एक टेबल याद करेंगे। टेबल ड्रॉ करने का तरीका हम बता देते हैं, पहले आपको दिखा दिखा कर ही ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आप लोग को ड्राइंग करने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम लोग 1 2 3 4 5 ठो लाइन लिया। इसका मतलब हो गया कि चार तर्क वाक्य है ना मेरे पास, ए ई आई और ओ, इसके चलते हम लोग 4 घर लिए, ठीक है। अब 1 2 ये हो गया मेरा 3, ये हो गया 4, ठीक है। बाकी का जरूरत नहीं है, मिटा देते हैं हम लोग। कितने हो गए, 1 2 3 4 होगा और एक घर होगा।
यानी टोटल घरों की संख्या 20 होगी, ठीक ना, टोटल 20। इसके चलते हमें 5 गो लाइन इधर से लेना पड़ेगा तो 4 घर बनेंगे, और 1 2 3 4 5 6 गो लाइन ऐसे लेंगे तो 5 गो घर बनेगा, ठीक। टोटल घर हो जाएगा यहाँ पर 5 चौके 20 तो घर होना चाहिए। 4 गो इधर से, 1 2 3 4 प्रोपोजिशन है उसके चलते, और ऐसे लंबे में होना चाहिए। AEIO लिखने के बाद 4 घर बचा रहना चाहिए, ठीक। अब इसको ड्रॉ कैसे करते देखिए, कोना कोनी डेंजर का साइन आप लोग देखे होंगे, ऐसे रहता है इस प्रकार से, बीच में खोपड़ी का साइन रहता है। अब मान लीजिए ऊपर दाहिना हाथ है, बायां हाथ नहीं है, हम आमतौर पर ऐसे ही बच्चों को समझाते हैं। अगर हम दाहिना हाथ और बायां हाथ दोनों को इस पर रखते हैं तो इस प्रकार से रहेगा ना, ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, यानी राइट हैंड अगर इस पर पड़ता है तो इस प्रकार से कोना कोनी पड़ेगा, ठीक ना, और लेफ्ट हैंड पड़ेगा तो इस प्रकार से कोना कोनी पड़ेगा, ठीक। तो लेफ्ट हैंड जैसे पड़ा है ये कोना कोनी F लिखिए, F सब कैपिटल लेटर में लिखिए, F, ठीक है। राइट हैंड ऐसे करके पड़ा था, इसलिए ये हो गया ट्रू 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 ट्रू। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। AEIO लिखने के बाद में जस्ट हाथ को क्रॉस करके यहाँ पर डाल देना है। दाहिना हाथ जैसे पड़ेगा वो कोना कोनी ट्रू, बायां हाथ जैसे पड़ेगा बायां हाथ कोना कोनी फॉल्स, ठीक है। अब अगर दाहिना हाथ ऐसे करके रखे थे, उठाना चाहते हैं, ऐसे उठकर आएगा, बायां हाथ यहाँ पर रखा हुआ, बायां हाथ उठाएंगे तो ऐसे करके उठकर जाएगा। बस बायां हाथ बड़ा से बैठा तो ऐसे बैठा, और हटाने की प्रक्रिया में ऐसे करके आ रहा है, तो हाथ ऐसे करके आ रहा है। तो ऐसे आने में देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ के बाद हम लोग कोना कोनी यहाँ पर हमको 2 घर मिल रहा है, तो ये दोनों हो गया मेरा बायां हाथ है, इसलिए हो गया फॉल्स, स्मॉल लेटर से फॉल्स। तो ठीक इसका अनुरूप देखते हैं हम लोग, दाहिना हाथ उठेगा तो इस प्रकार से उठते हुए जाएगा, तो दाहिना हाथ इधर से आया तो ये हो गया ट्रू, ये हो गया ट्रू, दाहिना हाथ ट्रू बायां हाथ फॉल्स, यही था। कोना कोनी बायां, कोना कोनी दाहिना, दाहिना हाथ ऐसे था कैपिटल लेटर में ट्रू ट्रू बैठा, अब यहाँ पर छोटा सा बैठ रहा है इसलिए स्मॉल लेटर में ट्रू ट्रू, ठीक। ये बायां हाथ ऐसे बैठा था, हटाने का क्रम में इस प्रकार आ रहे हैं तो यहाँ पर छोटा सा बैठ रहा है, इसलिए ये स्मॉल लेटर से F बच जाता है। बाकी 4 घर, 1 2 3 4, इन 4 घरों को हम लोग U लिख सकते हैं, U, या फिर इसको हम लोग D भी लिख सकते हैं। D का मतलब हो गया डाउटफुल, U और D, जरूरी नहीं कि दोनों लिखा जाए, कोई एक लिखने से ही होगा। यहाँ पर D स्टैंड्स फॉर डाउटफुल, DOUBTFUL डाउटफुल, या U स्टैंड्स फॉर अनडिटरमाइंड, UNDETERMINED अनडिटरमाइंड, T स्टैंड्स फॉर ट्रू, F स्टैंड्स फॉर फॉल्स, ठीक है। तो ये कैपिटल लेटर का ट्रू है, ये कैपिटल लेटर का फॉल्स है। सवाल है कि ये स्मॉल और कैपिटल ऐसा क्यों, बताते हैं, उसके बारे में बताएंगे। चलिए पहले वहाँ पर चलते हैं, जो प्रश्न दिया गया था उसका सॉल्यूशन हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो ये दिया था, अगर A ट्रू है तो E क्या होगा, I क्या होगा, O क्या होगा, यही पूछ रहा है हमसे। तो A ट्रू है, आइए इस घर में देखते हैं टेबल में A, देखिए यहाँ पर A ट्रू, फॉल्स, डाउटफुल और ये फॉल्स, ठीक ना। अगर ये ट्रू है तो ट्रू होने का घर हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला है। अगर ये ट्रू होने के बजाय अगर फॉल्स होता तो हम लोग क्या करते हैं, फॉल्स यहाँ भी है, फॉल्स यहाँ भी है, 2 जगह फॉल्स है, जैसा कंडीशन हमको देता। तो ऐसे में हम देखते हैं कि एक फॉल्स जो है स्मॉल लेटर से है, दूसरा फॉल्स जो है कैपिटल लेटर से है। तो अगर घर में बड़ा भाई या छोटा भाई, बड़ा भाई कह रहा है कि ऐसे करो, छोटा भाई कह रहा है कि ऐसा करो, तो हम लोग बड़े भाई का कहना मान लेते हैं ना, वही ज़्यादा इज्जत रखता है। तो हम लोग कैपिटल लेटर के को फॉलो करेंगे। फॉलो करके क्या करना है, अनुरूप वचनों की, अगर A वचन फॉल्स होगा तो E क्या होगा ये लाइन बता रहा है, I क्या होगा ये लाइन बता रहा है, O क्या होगा ये लाइन बता रहा है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि A अगर ट्रू होगा तो A ट्रू होने का घर ये वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसी घर में देखिए E क्या बताया जा रहा है, फॉल्स, इसी घर में I क्या बताया जा रहा है, ट्रू, इसी घर में O क्या बताया जा रहा है, फॉल्स। हमें खाली देख लेना है कि किस तरह का वाक्य के बारे में कह रहा है, A I O किसके बारे में कह रहा है और क्या कह रहा है। तो हमने देखा A के बारे में बता रहा है, ट्रू बता रहा है। चलते हैं A, चारों वचन A I O में से A के पास पहुंच गए।
ए के बारे में कह रहा है, ए के पास पहुंच गए। उसके बाद में कह रहा है क्या, ए अगर ट्रू है तो ये घर, ये लाइन को हमको देखना है। तो क्या होगा, ई क्या होगा, ई फॉल्स होगा। चलिए आइए देखते हैं, ई फॉल्स। आई क्या होगा, आई क्या दिया हुआ इस लाइन में, ट्रू। यही लाइन को हमको रखना है, दूसरा लाइन में नहीं जाना है, बाकी सब है ही नहीं मेरे लिए, खाली ए ट्रू जिस लाइन में वही लाइन को बता देना है। आई क्या है, ट्रू है। ओ क्या है, फॉल्स है। दूसरा देखते हैं, आई इज ट्रू। आते हैं ए ई आई, आई ट्रू कहाँ है देखते हैं। तो आई ट्रू यहाँ भी है और ट्रू यहाँ भी है। तो एक कैपिटल लेटर है, एक स्मॉल लेटर है, कौन वाला घर पकड़ना चाहिए। अभी हमने कहा कि छोटा भाई बड़ा भाई, तो छोटा भाई का कहना छोड़ देंगे हम लोग, बड़ा भाई का कहना मानेंगे। तो बड़ा घर में देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या है, कौन क्या कह रहा है कि जहाँ पर आई ट्रू होगा वहाँ पर ए यू अनडिटरमाइंड या डाउटफुल होगा, ई फॉल्स होगा और ए अनडिटरमाइंड होगा। बस वही लिखना है हम लोग को वहाँ पर। देखते हैं हम लोग, आई इज ट्रू देन सॉरी ई होगा यहाँ पर। इफ आई इज ट्रू देन ई क्या है यहाँ पर, आई ट्रू है कहाँ पर, इस घर में। क्या दिख रहा है, आई ट्रू है तो ई क्या है, फॉल्स है। ओ क्या होगा, ओ अनडिटरमाइनेड है या डाउटफुल, DOUBTFUL, डाउटफुल। आते हैं ए क्या होगा, ए देखते हैं, ये भी डाउटफुल है। ओ इज ट्रू, ओ ट्रू यहाँ भी है, ट्रू यहाँ भी है, ठीक है। अब इस घर में आ गए हम लोग, ओ ट्रू होगा तो आई क्या होगा, डाउटफुल, ई क्या होगा, डाउटफुल, ए क्या होगा, ट्रू फॉल्स। तो ए हो जाएगा फॉल्स, ये भी डाउटफुल, ये भी डाउटफुल। डी लिखा नहीं, लिखा छोड़ना है, इसको कंप्लीट स्पेलिंग में लिखना है। फिर देखिए ओ इज फॉल्स, ओ फॉल्स यहाँ पर है। ओ अगर फॉल्स होता है तो क्या होता है, आई ट्रू हो जाता है। ओ इज फॉल्स तो आई ट्रू है, ई ट्रू है और ए फॉल्स है। O is false, I true, O is false, I is true, E is false, sorry, E false हो गया, A true है। A true। अब आते हैं आई फॉल्स होगा तो आई फॉल्स ये वाला घर। इस घर में जो है सब बता देना है हमको, इस घर में क्या कौन क्या आ रहा है बता देना है। ओ ट्रू हो गया, ओ ट्रू, आई फॉल्स, ई ट्रू, ए क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ऑपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन से संबंधित इसको घुमा फिरा कर ढेर प्रकार से किया जाता है प्रश्न। बस खाली ये टेबल और वो टेबल याद रखने से ही आप सब कुछ जवाब दे सकते हैं। खाली एक बात का यहाँ पर कभी कभार होता है, स्पेशल रूल्स पूछता है, स्पेशल रूल्स। ये चारों प्रकार के ऑपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशंस हैं, इनके हर का एक स्पेशल रूल है। स्पेशल रूल भी टेबल के सहारे याद रखा जा सकता है। अगला दिन हम विस्तारित रूप से इसी पर बात करेंगे, अगला दिन हम बात करेंगे इस पर। थैंक यू।